प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में शुरू किया था अपना पहला चैप्टर रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत सिद्धांत। उसमें हम लोगों ने वहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था। हम लोगों ने वहाँ पर विलयन की सांद्रता के बारे में बात किया था। उसे व्यक्त करने कुछ विधियाँ भी हम लोग पढ़े थे। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की तीसरी विधि की आज आपसे बात करने चल रहे हैं। इसका नाम है मोललता। पिछले क्लास में हम लोगों ने मोललता पढ़ा था, आज मोललता है। इसको अंग्रेजी मोलैलिटी कहते हैं और इसे इंग्लिश के स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। पिछले क्लास में जो हम लोग की मोललता थी उसको हम लोगों ने कैपिटल एम से लिखा हो, तो अगर कहीं पर कैपिटल एम दिखा मिले तो आप उसको मोलरता समझेंगे, और अगर स्मॉल एम लिखा मिले तो आप उसको मोललता समझेंगे। हर जगह मोललता लिख के आपको नहीं मिलेगा। अगर कहीं कैपिटल एम मिलेगा उसे मोलरिटी, और अगर स्मॉल मोलरिटी हम लोग समझ लेंगे। तो होती क्या है, तो जैसे मोलरता की परिभाषा थी वैसे ही एकदम इसकी परिभाषा है। बस अंतर इतना सा है कि मोलरता में क्या था कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कह रहे थे हम लोग यहाँ पर। आज यहाँ मोललता है तो छोटा चेंज खाली करना था। वहां क्या था कि 1 लीटर विलयन था, यहाँ पर 1 किलोग्राम विलयन है। यहाँ पर 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम विलयन की मोललता कहते हैं। यानी 1 किलोग्राम, वहां पर था 1 लीटर, यहाँ पर 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। अच्छा, एक बात याद रखिए, अगर किसी पदार्थ का घनत्व अगर 1 होता है तब तो 1 किलोग्राम और 1 लीटर दोनों बराबर होते हैं। लेकिन अगर घनत्व में अंतर होगा तो 1 लीटर 1 किलोग्राम के बराबर नहीं होता है, बल्कि 1 लीटर 1 किलोग्राम से अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि उस पदार्थ का घनत्व कितना है। तो यहाँ पर ये परिभाषा यूज करेंगे आप। अब देखिए इसके लिए फार्मूला क्या है, तो मोलरिटी जो एम होती है वो विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का, यहाँ पर आयतन नहीं बल्कि भार रहेगा, विलयन का भार किलोग्राम में। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का भार किलोग्राम में। थोड़ा इसी फार्मूले को और हम एक्सपेंड कर दें। हम लोग पढ़े थे मोलों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, हमने बताया था आपको कि होता है विलेय की मात्रा ग्राम में और बटे विलेय का अणुभार। तो विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय के अणुभार को ही हम लोग विलेय के मोलों की संख्या कहते हैं। तो मोलों की संख्या की जगह पे चीज आ गई और विलेय का भार किलोग्राम में नीचे आपका रहेगा। विलयन का भार किलोग्राम में नीचे रहेगा। अब अगर क्वेश्चन में मान लो विलयन का भार ग्राम की बजाय किलोग्राम की बजाय अगर ग्राम में दिया हो तब क्या करेंगे, तब आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। और सामान्यतः क्वेश्चन में विलयन का भार ग्राम में ही दिया रहता है, तो आप क्या करेंगे, तभी फार्मूला यूज करेंगे। सारी बातें वही है, थोड़ा चेंज हुआ है। अब यहाँ पर हो जाएगा विलेय की मात्रा ग्राम में बटा विलेय का अणुभार इंटू विलयन की मात्रा ग्राम में, अगर ग्राम में दिया हो तो, और इंटू 1000। तो इस फार्मूले का सामान्यतः हम लोग यूज अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में करते हैं। तो आप इसको आप ढंग से याद कर लीजिएगा। इस पर जो आधारित जो यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस आपको हम अपने क्वेश्चन को हल करके उसको हम भेजेंगे, उसको आप हल करेंगे और फिर उसके बाद से आवश्यकता पड़ने पर उसका हम और भी क्वेश्चन में ऐड करेंगे। अब अगली विधि जो है जो हम लोग को पढ़नी है वो है नॉर्मलिटी या नॉर्मलता। तो नॉर्मलिटी या नॉर्मलता क्या चीज होती है, तो जैसे आपने मोलरता दिखाया था बिल्कुल उसी से मिलता जुलता यहाँ पर नॉर्मलता भी होती है। बस अंतर इतना सा होता है कि वहां पर हम लोगों ने विलेय के मोलों की संख्या पढ़ा था। मोलरता पढ़ते इसमें हम लोग विलेय के मोलों की संख्या पढ़े थे। यहाँ पर विलेय के तुल्यांकों की संख्या यहाँ पर देखी जाती है। और परिभाषा क्या हो जाती है, तो परिभाषा हो जाती है कि विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। तो जो वहां पर आपने शब्द यूज किया था मोलों की संख्या, यहाँ पर तुल्यांकों की संख्या खाली नया एक वर्ड अगर आप बढ़ा देंगे वहां पर जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका जो मोलरता था वही नॉर्मलता हो जाती है। अब तुल्यांकों की संख्या जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो तुल्यांकों की संख्या जैसे आपने पढ़ा था कि मोलों की संख्या का फार्मूला क्या है, हम लोग पढ़े थे कि विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का अणुभार, इतने को हम लोगों ने मोलों की संख्या कहा था। अब अगर तुल्यांकों की संख्या अगर आपको देखना है यहाँ पर नॉर्मलता डिफाइन करने के लिए, तो तुल्यांकों की संख्या का फार्मूला ये होता है पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार। तो यहाँ पर मोलों की संख्या के लिए पदार्थ की मात्रा को हम लोगों ने परमाणु भार से या परमाणु भार से हम लोगों ने विभाजित किया था, और यहाँ क्या करना है आपको पदार्थ की मात्रा को पदार्थ के तुल्यांकी भार से यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह से
यहाँ पर एक और नया शब्द मिला, तुल्यांकी भार। हालांकि कक्षा 10 में आप लोगों ने तुल्यांकी भार के बारे में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। तो अब हम जरा शुरू कर लेते हैं तुल्यांकी भार। अच्छा, अभी हम लोगों ने जो नार्मलता देखा उसमें आया था कि विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की संख्या, और तुल्यांकों की संख्या के लिए क्या आया था फार्मूला, तो पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार। तब तुल्यांकी भार कैसे पता करें, तो आप याद रखो कि अम्ल का जो तुल्यांकी भार होता है उसके लिए फार्मूला होता है अम्ल की मात्रा ग्राम में बटे अम्ल की क्षारकता। क्षारकता, इसको हम अंग्रेजी में बेसिसिटी कहते हैं, बेसिसिटी। तब यहाँ पर क्षारकता समझना जरूरी है। तो अब जरा हम लोग देख लेते हैं अम्ल की क्षारकता क्या होती है। तो जो अम्ल की क्षारकता होती है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आर्हेनियस की परिभाषा अम्ल क्षार की क्या है, तो हम लोग आप पढ़े हुए हैं, आप लोग पढ़े इस बात को कि किसी भी अम्ल का एक अणु पानी में डाले जाने पर जितने हाइड्रोजन परमाणु को विमुक्त करता है, उन्हीं हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को ही हम लोग यहाँ पर अम्ल की क्षारकता कहते हैं। और एक बात आपने पढ़ा है कि वे सारे के सारे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन विमुक्त करते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। तो उसी बात को जरा देखो, तो हम जरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, आप इसको पानी में डाल दीजिए। तो परिभाषा के अनुसार आप जानते हैं कि जब आप HCl को पानी में डालेंगे तो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन आयन निकालेगा, यानी ये टूट जाएगा यहाँ पर क्लोराइड आयन और प्लस H आयन, और इसी H आयन के निकालने के नाते ही अम्ल है। उसी प्रकार से मान लीजिए हम यहाँ पर एसिटिक एसिड ले लें, तो एसिटिक एसिड को अगर आप पानी में डालेंगे तो इसको जैसे ही आप पानी में डालेंगे ये क्या करेगा, इस H आयन को बाहर निकाल देगा और किस भाग में टूटेगा, ये टूट जाएगा CH3COO- और H+। ये सारी बातें आप लोग क्लास 10 में पढ़े हुए हैं। ये भी आपका H आयन निकाल रहा है। इसी प्रकार से अगर हम नाइट्रिक अम्ल को ले लें HNO3, तो नाइट्रिक अम्ल को भी जब हम पानी में डालेंगे तो ये भी क्या करेगा, ये भी अपना एक H निकालता है और इस तरह से बदल जाता है नाइट्रेट आयन NO3- और यहाँ पे H+, यानी ये भी H आयन निकाल रहा है। तो जो H आयन निकालेंगे उन सबको हम अम्ल कहेंगे। अब हम लोगों को क्षारकता क्या है समझना पड़ेगा। क्षारकता क्या होती है कि किसी भी अम्ल का एक अणु जल में डाले जाने पर जितने हाइड्रोजन आयन निष्कासित करता है वही उसकी क्षारकता कहलाती है। यानी अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करूं, यहाँ पर एक H आयन निकला, यानी एक क्षारकीय अम्ल है। उल्टा बोलना है, अम्ल के लिए क्षारकता होती है और क्षार के लिए अम्लता होती है। मैं फिर रिपीट करूं, उल्टा बोलना है आपको, अम्ल के लिए क्षारकता होती है और क्षार के लिए अम्लता होती है। इसकी अम्लता 1 हो गई। इसी प्रकार एसिटिक अम्ल की अम्लता भी 1 हो गई और नाइट्रिक अम्ल की अम्लता भी 1 हो जाएगी। तो इस तरह से तीनों क्या हो गए, ये सब एक क्षारकीय अम्ल हो गए। ये तीनों जो हैं हमारे, ये क्या है, ये एक क्षारकीय अम्ल हैं, एक क्षारकीय अम्ल, क्योंकि ये लोग एक एक खाली H आयन निकाल रहे हैं, एक क्षारकीय अम्ल हो गए। इसके विपरीत अगर मैं दिखाऊंगा आपको H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या दिखाई दे रहा है, H2SO4 का फार्मूला होता है, ये 2 H निकालेगा। तो अगर आप इसको ऐसे पानी में डालेंगे तो ये टूट जाएगा, इसमें ये टूट जाएगा SO4-2 मतलब सल्फेट आयन, और यहाँ पे 2 H बाहर निकल जाते हैं, यानी ये 2 क्षारकीय अम्ल हो गया। इसी तरह से कार्बोनिक अम्ल H2C2O4, ये कार्बोनिक अम्ल होता है। अगर इसको पानी में डाल दिया जाए तो ये क्या करेगा, ये भी 2 H बाहर निकालता है, ये बदल जाता है, असल में ये ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल, तो ये ऑक्जेलिक एसिड है। अगर आप इसको पानी में डालेंगे तो ये C2O4-2 और 2 H आयन बाहर निकल जाएगा, ये ऑक्जेलेट आयन कहलाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल और ये ऑक्जेलिक अम्ल है, दोनों के दोनों द्विक्षारकीय अम्ल हैं, क्योंकि इन लोगों ने 2-2 हाइड्रोजन बाहर निकाला हुआ है। आप इनको कह सकते हैं का ये है द्विक्षारकीय, यानी कि 2 H बाहर निकालने वाले अम्ल हैं, ये द्विक्षारकीय अम्ल हैं। इसी प्रकार से अगर हम फास्फोरिक एसिड की बात करें, H3PO4 का फार्मूला होता है, तो इस H3PO4 को अगर आप पानी में डालेंगे तो देखने से लग रहा है कि देखिए 3 H बाहर निकालेगा
और इस तरह से ये त्रिक्षारकीय अम्ल का उदाहरण हो जाएगा। ये हो जाएगा ऐसे फास्फेट आयन और प्लस 3 हाइड्रोजन यहाँ पर बाहर निकल जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो फास्फोरिक अम्ल है ये है फास्फोरिक अम्ल, और ये क्या है, ये ट्राई बेसिक एसिड है, मतलब त्रिक्षारकीय अम्ल है। ये त्रिक्षारकीय अम्ल है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आपको क्षारकता समझ में आ गई होगी। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी अम्ल को अगर हम पानी में डालते हैं तो वो अम्ल जितने हाइड्रोजन आयन बाहर निकालेगा उसे हम उस अम्ल की क्षारकता कहते हैं। उल्टा बोलना है, अम्ल के लिए क्षारकता बोलना है। जैसे आपके सामने सब हाइड्रोक्लोरिक एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड है, ये लोग एक निकाल रहे हैं, इससे क्या हो गया, एक क्षारकीय अम्ल हो गए। सल्फ्यूरिक अम्ल और ऑक्जेलिक एसिड आप देख रहे हैं कि 2 H निकाल रहे हैं, इसलिए द्विक्षारकीय अम्ल हो गए। और आप देख रहे हैं जो फास्फोरिक अम्ल है ये 3 H निकाल के त्रिक्षारकीय अम्ल हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्षारकता निकाल सकते हैं। अब देखिए, हमको तो बात करनी तुल्यांकी भार की, तो तुल्यांकी भार हम निकाल के देखते हैं। तो अभी फार्मूला आपके पास है, अम्ल की मात्रा ग्राम में बटे अम्ल की क्षारकता। ये अम्ल का तुल्यांकी भार का फार्मूला हो गया। अच्छा, अब इसमें करना क्या होगा, तो अम्ल की का तुल्यांकी भार में छोटा सा एक चेंज करना पड़ेगा। ये अम्ल की मात्रा न होकर के अम्ल का अणुभार होता है। अम्ल का तुल्यांकी भार अम्ल का अणुभार बटा अम्ल की क्षारकता, ये होता है। अब मान लो मुझे यहाँ पर H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालना है। H2SO4 का हमको तुल्यांकी भार निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला क्या बनेगा कि H2SO4 का अणुभार लेना पड़ेगा। हमको लेना पड़ेगा H2SO4 का अणुभार अब बटे H2SO4 की क्षारकता, ये लेनी पड़ेगी। तो अणुभार निकालने आप लोग आता ही है, तो इसका अणुभार क्या हो जाएगा, तो H2SO4 का अणुभार अगर हम निकालना चाहें तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का यहाँ पर आप जानते हैं 1 होता है, 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 प्लस सल्फर कितना होता है, 32 होता है। आप सब लोग जानते हैं परमाणु भार सल्फर का। हवा का कितना होता है, 16 का, 16 होता है। तो 4 कितना हो जाएगा, 4 × 16, यहाँ पर हो जाएगा 4 × 16। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। हाइड्रोजन का हो गया 2, सल्फर हो गया 32 और वो का हो गया आपका 64। तो सबको जोड़ दीजिए, ये हमारा 2 अब प्लस 32 अब प्लस 16 चौके 64, सबको जोड़ कितना आएगा, 4 2 6 2 8 और 6 3 9 98 हो गया। तो H2SO4 का अणुभार कितना हो गया, 98 हो गया। अब इसका अणुभार होता है 98, और हम लोगों ने अभी देखा था कि अगर H2SO4 को पानी में डालेंगे तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जल में डालने पर ये क्या करता है, ये 2 यहाँ पे H आयन बाहर निकालता है, यानी द्विक्षारकीय अम्ल है। हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले में आप क्या करिए, अणुभार का मान रख दीजिए 98 और क्षारकता का मान कितना होता है, 2 रख दीजिए। हम निकाल सकते हैं यहाँ पर H2SO4 का तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा, अणुभार कितना है 98, हमारा हो गया 98 और बटे क्षारकता कितनी हो गई, 2, ये हो गया आपका 2, कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 49। तो इस तरह से आप इसका बड़े आराम से यहाँ पर तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। एक बात ध्यान देने की है कि अगर आपका अम्ल अगर एक क्षारकीय होगा तो क्या करेंगे, तब अणुभार को, अगर क्षारकता 1 है तो अणुभार को 1 से डिवाइड करेंगे, और जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसका मान अणुभार के बराबर रह जाएगा। जैसे उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर मैं HNO3 लेता हूँ, नाइट्रिक एसिड, HNO3 का हम तुल्यांकी भार ले रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा, HNO3 का अणुभार निकालना है। तो आप लोगों को निकालने आता है, मैं यहाँ पर निकाल कर दिखाता हूँ। यहाँ पर HNO3, तो क्या हो जाएगा इसका अणुभार, देखिए H का परमाणु भार होता है 1, N का कितना होता है, N का होता है 14, 1 + 14 और प्लस O का कितना होता है 16, 3 × 16 हो जाएगा। तो 3 परमाणु यहाँ पर है, हो जाएगा 3 × 16, कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 और प्लस 14
प्लस 16 इंटू 3 48 48 जोड़ लीजिए तो 8 4 12 13 हो जाएगा 3 और 4 1 5 8 4 12 13 3 हासिल 1 4 1 5 और 1 6 63। तो इस तरह से इसका जो होता है 63 होता है। तो HNO3 का तुल्यांकीय भार का फार्मूला आपके पास आई है। यहाँ पर देखिए अम्ल का अनुभार बटे अम्ल की क्षारकता, तो इस HNO3 का यहाँ पर अनुभार कितना है 63 आ जाएगा आपका 63 और डिवाइडेड बाई क्षारकता। तो फार्मूला देखने से लग रहा है कि क्षारकता केवल एक ही होगी क्योंकि इसके पास केवल एक ही H है। तो आप 1 से डिवाइड कर देंगे यानी ये कितना रह जाएगा 63 का 63 ही रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक क्षार की अम्ल होते हैं उनका तुल्यांकीय भार जो होता है उनके अणुभार के बराबर ही होता है। तो इस तरह से हम बड़े आराम से यहाँ पर अम्लों का तुल्यांकीय भार आसानी से निकाल सकते हैं और उसकी मात्रा को तुल्यांकीय भार से हम भाग दे देंगे तो तुल्यांकों की संख्या निकल जाएगी। फार्मूला लिख दिया था। इसी प्रकार से हम जैसे यहाँ पर अम्ल का तुल्यांकीय भार देख रहे हैं उसी प्रकार से आपको क्षार के तुल्यांकीय भार की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप बड़े आराम से क्षार का तुल्यांकीय भार भी यहाँ पर इसी तरह से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर वही हो जाएगा जहां पे अम्ल लिखा है वहीं पर आप क्षार लिख दीजिए। तो आपका फार्मूला बदल के क्या हो जाएगा, जो अम्ल का था वही हो जाएगा क्षार, यानी कि क्षार का तुल्यांकीय भार हो जाएगा क्षार का अणुभार, क्षार का अणुभार बटे क्षार की हाँ एक बात ध्यान देना है, जिस प्रकार से अम्ल की क्षारकता होती है वैसे ही क्षार की अम्लता होती है, उल्टा बोलना होता है। तो क्षार का अणुभार बटे यहाँ पर जो क्षार है वो क्षार की क्या हो जाएगी अम्लता हो जाएगी, उल्टा बोलना है। अम्ल में क्षारकता होती है तो क्षार में अम्लता होती है। अब आपको क्षार की अम्लता थोड़ी समझनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए देखिए ऐसा, हम पहले ऐसे क्षार ले रहे हैं जिनमें से खाली जिसकी अम्लता सिर्फ एक होती है, तो उनको हम कह सकते हैं एक अम्लीय उनको हम क्षार कहेंगे, या अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग मोनो एसिडिक बेस, इसको हम मोनो एसिडिक बेस कहते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाल दीजिए। हम सब लोग जानते हैं जितने भी यहाँ पे क्षार होते हैं इस तरह से पानी में डालने पर, जो कि आयनिक कंपाउंड होते हैं, तो पानी में डालने पर आप जानते हैं विपरीत प्रकार के आवेशों में टूट जाएंगे। तो Na जब आप पानी में ऐसे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा Na+ और OH-। ये और आपने आर्हेनियस की परिभाषा क्षार की पढ़ी है कि क्षार क्या होते हैं, तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में डाले जाने पर OH आयन बाहर निकालते हैं। तो OH आयन चूंकि बाहर निकाल रहा है, इस तरह से OH- यहाँ बाहर निकल रहा है, इसीलिए तो NaOH क्षार है। तो जितने OH आयन बाहर निकले उन्हीं की संख्या बस गिननी है। तो कितने निकले बाहर, खाली बस एक दिखाई दे रहा है, यानी क्या हो गया, ये एक अम्लीय क्षार होगा। उल्टा बोलना है, क्षार की अम्लता होती है और अम्ल में क्षारकता होती है, तो क्षार की क्या हो जाएगा अम्लता, यह एक अम्लीय क्षार होगा। इसी प्रकार से अगर मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेता हूं ये भी क्या करेगा, इसको भी जब आप पानी में डालेंगे ये भी टूट जाएगा अपना पोटेशियम आयन प्लस OH आयन। इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ से भी OH आयन निकला, यानी ये भी क्षार है। और कितने OH निकले, खाली एक निकले, तो क्या हुआ है, ये भी आपका एक क्षार की या एक अम्लीय क्षार हुआ। तो एक अम्लीय क्षार के दोनों उदाहरण आप ढंग से याद रखेंगे और ऐसे तमाम एग्जाम्पल होते हैं। इसी प्रकार से द्विअम्लीय क्षार होते हैं। तो द्विअम्लीय क्षार तो परिभाषा से क्या लगेगा कि ऐसा क्षार, तो द्विअम्लीय क्षार में क्या मिलेगा कि सिंपली क्या गिनना है भाई, आपको बस यही गिनना है कि एक जो क्षार का अणु है वो कितने OH आयन दे रहा है। बस एक दिया तो एक क्षार की हुआ, दो देगा द्वि क्षार की होगा, तीन देगा तीन क्षार की होगा। तो इस तरह से मान लो मैं उदाहरण से लेता हूँ, क्या करना है आपको, आप जैसे मान लो आपने यहाँ ले लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ये इसको पानी में डाल दीजिए। इसको पानी डालने में क्या हो जाएगा आपका, कि सिंपली अब यहाँ पर देखें सामने लग रहा है कि दो OH दिखाई दे रहे हैं, ये दो OH निकालेगा। इस तरह से Mg हो जाएगा बाइवैलेंट कैटायन प्लस दो यहाँ पर हो जाएंगे OH आयन। आप देख रहे हैं इसकी अम्लता कितनी हो गई, 2 हो गई। इसी प्रकार से मान लो आपने कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे देख रहे हैं वही बात है, यहाँ पर अगर H2O में डालेंगे इसको क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा आपका कैल्शियम बाइवैलेंट कैटायन प्लस 2 हाइड्रोक्सिल आयन। ये तो देख रहे हैं यहाँ पर 2 दे रहे हैं,
ये कितने हो गए, द्विक्षारकी या द्विअम्लीय क्षार हो गए, सॉरी द्विअम्लीय क्षार यहाँ पर हो गए। इसी प्रकार से अगर किसी क्षार का एक अणु अगर 3 OH आयन निकालेगा उसे हम त्रिक्षारकी कह देंगे। उदाहरण के लिए देखिए ऐसा, हम त्रिक्षारकी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ट्राई एसिडिक बेस। ट्राई एसिडिक बेस मतलब त्रिक्षारकीय, त्रिअम्लीय क्षार। अब देखो भाई, हमको इंग्लिश में बोलने की आदत है इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है। तुम लोग जानते हो कि हम इंग्लिश वर्ड ज्यादा यूज करते हैं। तो ट्राई एसिडिक बेस या त्रिअम्लीय क्षार में क्या हो जाएगा कि ऐसे जहां 2 था वहां 3 निकलेगा। तो यहाँ क्या लेना है आपने, थर्ड ग्रुप का एग्जाम्पल ले लो। जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पर एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आप ले लीजिए, येलोइश थ्राइस, इसको पानी में डाल दीजिए और जैसे इसको पानी में डालेंगे इसमें से 3 OH आयन बाहर निकल जाएंगे। तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एल्युमिनियम ट्राइवेलेंट केटायन मिल जाएगा और प्लस यहाँ पर 3 OH आयन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, यानी इसकी अम्लता कितनी हो गई, 3 हो गई। ये आपका ट्राई एसिडिक यहाँ पर बेस हो गया। इसी प्रकार चाहो तो आयरन डाल दो। अगर मैं इस तरह से FeOH थ्राइस, अगर मैं आयरन का हाइड्रोक्साइड लेता हूं तो इसको अगर आप पानी में डालेंगे तो तुरंत ही क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा आपका Fe+3, आप प्लस निकल जाएंगे 3 यहाँ पे OH आयन। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और FeOH थ्राइस जो है क्या है, वो ट्राई एसिडिक बेस होते हैं। अगर केमिस्ट्री ढंग से पढ़ना है तो भाई थोड़ी इंग्लिश इंप्रूव करो, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी इन इक्वेशन को क्या हिंदी में आप कोई लिख पाएंगे, चाहे हिंदी मीडियम की बुक ले देगा तब भी वहाँ पे यही ऐसे लिखा मिलेगा। तो केमिस्ट्री में हिंदी इंग्लिश कोई मतलब तो होता नहीं है, तो आप लोगों को थोड़ी सी इंग्लिश पे अपना फोकस करना पड़ेगा। तो अब मान लो मैं उदाहरण लेकर के और आपको एक उदाहरण अगर दिखा दूं, मान लो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की ही मैं तुल्यांकी भार निकाल के अगर आपको दिखा देता हूँ, तो अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल लेके दिखाऊं आपको तो इस तरह से, जैसे अगर हम निकालना चाहें NaOH का तुल्यांकी भार, तो फार्मूला पास ही है, क्षार का अणुभार बटे क्षार की अम्लता। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, NaOH का पहले क्या चाहिए आपको, अणुभार चाहिए, और क्षार की अम्लता हम देखे थे यहाँ पर 1 होती है। तो NaOH का पहले आपको अणुभार निकालना पड़ेगा। हम यहाँ लक्ष्य दिखा दे रहे हैं आपको NaOH का अणुभार। तो NaOH का पहले अणुभार आपको फाइंड करना चाहिए, ये आपको निकालने की प्रैक्टिस ढंग से कर लेना चाहिए। तो सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23, हम लोग पहले क्लास में बताए थे। हम लोग 23 प्लस O का कितना होता है 16, H का कितना होता है 1, सबको जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4 हो गया। और इस तरह से आपका यहाँ पर कितना हो गया 3, 2 3 4 3 और 6 9। इस तरह से आप देख रहे हैं कि 2 1 3 1 4 और यहाँ पर 3 6 3 9, हम लोग कितना हो जाएगा, अब इसको सब जोड़ेंगे तो आपको 40 मिलेगा। इस तरह से सोडियम का NaOH हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार कितना हो गया 40। इस बात ध्यान दो, आप लोग कुछ एटम के परमाणु भार जरूर याद कर लीजिए, हमने सब बताए थे। तो सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, H का होता है 1, तीनों को जोड़ दीजिए तो 23 16 और यहाँ पर 40 आपका आएगा। ठीक, तो इसका अनुभार हो गया 40। और अभी क्षारकता हम लोग पढ़े थे अभी। तो अगर आप NaOH को पानी में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा Na+OH, यहाँ पे 1 ही मिल रहा है OH माइनस। तो क्षारकता इसकी हो गई 1, अनुभार हो गया इसका 40। ये फार्मूला आपके पास है, क्षार का अनुभार कितना हुआ तो 40 और क्षार की अम्लता कितनी है 1, तो क्या हो जाएगा 40/1, यानी हम लोग का हो जाएगा 40/1 यानी कि 40। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका क्षार अगर मोनो एसिडिक है, एक अम्लीय अगर क्षार है, तो चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, चाहे लिथियम हाइड्रोक्साइड हो, तो उनकी जो उनका तुल्यांकी भार होता है उनके अनुभार सदैव बराबर होता है। जिस प्रकार से हमने अम्लों के बारे में कहा था कि हम लोग अगर एक क्षार की अम्ल था तो एक क्षार की अम्ल का अणुभार तुल्यांकी भार बराबर होता है, उसी प्रकार से एक अम्लीय क्षार का अणुभार तुल्यांकी भार भी बराबर होता है। लेकिन अगर हम द्विक्षारकी का एग्जाम्पल लें, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर CaOH ट्वाइस, इसका अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं तो
अब इसका जो तुल्यांकी भार है वो अनुभार के बराबर नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल लेके देखें, यही काम करना पड़ेगा पहले। अब यहाँ पर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अनुभार निकालना पड़ेगा। तो इसका अनुभार कैसे आएगा? तो अनुभार निकालने आप लोग को आ ही गया है। तो क्या हो जाए, कैल्शियम का 40 होता है, याद कर लीजिए, कैल्शियम का होता है 40 और वो देखिए वो यहाँ पे ट्वाइस है तो वो का 16 होता है। तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 × 16 ये हो जाएगा। अब प्लस H भी आपका ट्वाइस में 2 हो जाएगा, तो 2 के लिए यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 40 और प्लस 16 2 18 ये हो जाएगा इसका, सॉरी गुणा करना है, 16 × 2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर 2 यहाँ जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 और 32 34 यानी कि 40 अब प्लस 34 कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 और 4 7 74।